हेलो एवरीवन। मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। सो बिना वक्त को बर्बाद किए हुए हम लोग चलते हैं अपने हिंदू पेपर एनालिसिस की ओर। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस न्यूज़पेपर में और उसके बाद हम लोग उसे एनालाइज करेंगे। सो एज यू कैन सी दिस इज मार्च 21 2022 मंडे एडिशन वेयर दिल्ली फाइन। सो लेट्स मूव फर्दर and identify the important news. So first two pages are advertisement. On the third page we have an important news about Covishield second dose 8 week आफ्टर द फर्स्ट। देखेंगे इसमें क्या है कैसे है, ये NTAGI ने क्यों ऐसा बताया है, ऐसा क्यों फाइनल कॉल लिया है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। सन फार्मा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नियर तमिलनाडु बर्ड सेंचुरी। जैसे ही बर्ड सेंचुरी आ जाए और एक कोई भी कंपनी आ जाए, फार्मा कंपनी या कोई भी कंपनी आ जाए और उसको ग्रीन नॉट मिल जाती है, अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि NGT और इन्वायरमेंट का इशूज़ इसमें इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद देखते हैं अगला न्यूज़। इस पेज पे ऐसा कुछ है नहीं, सेकंड पेज भी ऑलमोस्ट एम्प्टी ही है। इस पे हमारे एग्जाम रिक्वायरमेंट कोई न्यूज़ नहीं है। थर्ड पेज पे भी नहीं है। फोर्थ पेज पर देख लें, फोर्थ पेज पे भी नहीं है। फिफ्थ पेज पे भी सच एक न्यूज़ है, अफ्रीकन टेक्निक यूज टू ट्रांसलोकेट डियर फ्रॉम क्योलादियो। क्योलादियो नेशनल पार्क है, कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, और इस टेक्निक का नाम है बोमा टेक्निक। देखेंगे हम लोग ये क्या होता है जब लौट के वापस आते हैं तब इस पे एनालिसिस में। अगेन ये इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन वॉर इज ट्रेजिक, मिस्टर स्वामी का ये पूरा आर्टिकल है। ठीक है, इनका एक व्यू पॉइंट है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। माउंटिंग प्रेशर, ठीक है, जज एंड शिफ्ट इज पोजिशन ऑन यूक्रेन एज एक्सपेक्टेड। ये सब आता ही रहेगा अभी जब तक वॉर एंड नहीं होता है। द स्प्रिंग ब्लूज अ फ्रेश गार्ड इज नीडेड टू नर्चर इंडियाज फ्लेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी। ये तो समझ में ही रहा है कि हमारा इकोनॉमिक रिकवरी से रिलेटेड है, वॉर हो रहा है उधर और फ्यूल प्राइसेस इन्फ्लेशन ये सब बढ़ गए हैं, तो उसके चलते इकोनॉमी को और भी हमें बेहतर वे में प्रोटेक्ट करना होगा। RBI को और गवर्नमेंट को सामने आकर दोनों मॉनिटरी फिजिकल टूल्स से मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी टूल्स दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये भी उतना कोई खास काम करने आते रहता है। देखते हैं 1-2 महीना बाद क्या डेवलपमेंट होता है, फाइनली वॉर जब एंड होता है उसके बाद। ठीक है, गेट दीज रिंकल आउट ऑफ साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी। ये ठीक है, ये एक अच्छा आर्टिकल है। क्यों अच्छा आर्टिकल, क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को बताता है। तो जब भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये फालतू है, फ्रीडम एंड हिजाब इन आवर माइंडसेट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई खास काम नहीं है। हार्म इन द नेम ऑफ गुड, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, इसका ये समझ में आ जाता है। ठीक है, आवर एम शुड नॉट बी टू मेयरली प्लांट ट्रीज, इट शुड बी टू मेक ट्री प्लांटिंग एक्टिविटी फ्रेंडली एंड टू लोकल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो ये क्या, एलियन स्पीशीज, ठीक है, एग्जॉटिक स्पीशी, इसके खिलाफ में आर्टिकल है कि आप इसे न प्लांट करें। जो भी आपका एग्रो बायोडाइवर्सिटी है किसी रीजन का, उसी से रिलेटेड आप प्लांट को प्लांट करें। ठीक है, ये इनका कहना, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, बहुत सिंपल आर्टिकल है। आप सिर्फ ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि और बाकी सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैटिक्स में। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अफ्रीकन चीज़ाज इनटू इंडिया, देखेंगे क्या है कैसे है क्यों है, लेकिन इसका जिस्ट आई थिंक एनफ होगा। एक बार देख लेंगे इन्फोग्राफिक क्या कहता है और क्या कुछ चैलेंजेस भी डिस्कस कर रहा है क्या ये। उसके बाद जापान स्टिल होप्स दैट इंडिया विल ज्वाइन RCEP। ठीक है, इंडिया तो पिछले ही साल RCEP को टाटा बाय बाय कह दिया था, फिर भी जापान को अभी भी उम्मीद है। लेट्स सी हाउ इट द न्यूज़ अनफोल्ड्स। बाकी इसमें कुछ है नहीं खास। क्वाड हैज एक्सेप्टेड इंडिया स्टांस, ऑब्वियसली दैट वाज आज नहीं तो कल होना ही था ये चीज़, क्योंकि इंडिया एक बहुत डोमिनेंट प्लेयर हो गया है अब इंडो पैसिफिक रीजन में। वी एक्सपेक्ट दैट अदर कंट्रीज ऑल्सो हमारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करें जैसे हम उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पे कोई खास है नहीं न्यूज़। इस पेज पे एक ये है, चाइना खुला खुला धमकी दे रहा है, मतलब छिपा छिपा के धमकी दे रहा है कि नाटो के पाथ पे मत जाओ, क्वाड मत बनाओ, ये सब करना चाह रहा है। तो डायरेक्टली उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है जानना है। चाइना से भी हमारा एडवर्सरी की तरह ही है, तो ये परेशान करेगा ही, हम लोग हर चीज़ में धमकी देता फिरता है। ठीक है, अब यूक्रेन कॉलेज ऑफर ऑनलाइन क्लासेस, ऑब्वियसली इंडिया में मेडिकल पैनल अलाउ नहीं करता। इंडियन पैनल हाउएवर डज नॉट रिकॉग्नाइज अप्रूव एनी मेडिकल कोर्स दैट इज हेल्ड इन ओनली इन ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि कोई भी टेक्निकल कोर्स जो होता है आमतौर पे क्या होता है, प्रैक्टिस की चीज़ होती है। टेक्निकल कोर्स से मेडिकल कोर्स एक बहुत हाईली टेक्निकल और बहुत स्किलफुल कोर्स है, तो इसके लिए फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो नहीं अवेलेबल होगा, तो इंडिया नहीं मानता है इंडिया में लोग। ठीक है, इंडिया होप्स टू पुट डाउन रूट्स इन आर्कटिक, देखेंगे क्या है, क्यों है ये आर्टिकल, क्यों आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। JB मोहापात्रा हमारे CBDT के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि टैक्स लिटरेसी इंप्रूव करना चाहिए। सही बात है, इसमें और क्या कहेंगे वो। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये यमन का रेबल्स का नाम है हाउथी, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तो इधर कुछ नहीं लग रहा है, इस पेज पे भी कुछ नहीं है। इस पेज पे स्पोर्ट्स से अभी तो कुछ खास चल नहीं रहा है ऐसा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन खत्म होता है और हम बढ़ते हैं एनालिसिस की ओर। सो ये न्यूज़ है, कोविशील्ड सेकेंड डोज 8 वीक आफ्टर फर्स्ट। ठीक है, तो अब NTAGI ने ऐसा रिकमेंडेशन किया है और बोला है, गवर्नमेंट रिकमेंड किया और गवर्नमेंट अब इस पर फाइनल कॉल लेगा। ठीक है, NTGAI का फुल फॉर्म नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। ये क्या रिकमेंड किया है कि सेकेंड डोज जो है वो 8 से 16 वीक के अंदर के बीच में आप दे सकते हैं। पहले क्या था, 12 से 16 वीक था।
तो ये रिकमेंडेशन को कंफर्म करते हुए सीनियर हेल्थ ऑफिसर ने डिसीजन लिया है टाइम स्पैन को रिड्यूस करने का। क्योंकि दिस विल लीड टू एक्सेलरेटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड शॉट ऑफ कोविड टू रिमेनिंग 6 और 7 करोड़ इंडिविजुअल्स, मतलब जो 6 से 7 करोड़ आदमी बचे हुए हैं सेकेंड डोज लेने के लिए। तो इससे क्या होगा कि उन्हें और जल्दी से जल्दी पड़ जाएगा और वो डोज, और उससे क्या होगा हमारी देश की ओवरऑल जो इम्यूनिटी है कोविड के अगेंस्ट वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, और ये किस पे अंत में, अब तो देखो NTAGI क्या है, एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। ठीक है, तो ये रिकमेंड ही कर सकती है, तो इसने रिकमेंड करेगी, ये रिकमेंड करेगी सीधा, और गवर्नमेंट फाइनली क्या करेगी, इस पर विचार करके इसे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना, उस पर फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, अब अगला न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमेशा की तरह। इन्वायरमेंट का कोई भी न्यूज़ हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग इसको भी। सन फार्मा, ठीक है, सन फार्मा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट लीड टू तमिलनाडु बर्ड सेंचुरी गेट ग्रीन नॉट। अब देखो यहाँ पे है, ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी का नाम है, जो बस यही इंपॉर्टेंट है, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तमिलनाडु में एकदम बॉर्डर के आसपास है। ठीक है, पुदुचेरी के पास, पुदुचेरी से सटा हुआ हो सकता है ये। ठीक है, तो ये है, बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सन फार्मा का जो भी आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, तो इससे बहुत सारा वेस्ट ऐसा निकलेगा, बायोमेडिकल वेस्ट निकलेगा, या बहुत सारा ऐसा केमिकल वेस्ट निकलेगा जो कि बहुत जल्दी हार्म कर सकता है। ठीक है, इसको बर्ड सेंचुरी के बायोसिस्टम इकोसिस्टम को, इसीलिए इसको ये पहले एनजीटी ने इसका रिव्यू किया, और अब जो इसको ग्रीन नॉट दे दिया, कंडीशनल ग्रीन नॉट है वो भी। ठीक है, अगेंस्ट द कंपनी पेंडिंग एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पैनल लेड आउट फ्यू कंडीशंस। ठीक है, नो बैंड केमिकल शैल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, नो बैंड रॉ मटेरियल शैल बी यूज्ड, द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट शैल एडहेयर टू नोटिफिकेशन एंड गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। हो गया खत्म। ठीक है, अब ये देखो, अफ्रीकन चीतास टू ट्रांसलोकेट डियर फ्रॉम केवलादियो। अब देखो, अफ्रीकन टेक्निक को, डियर को क्यों ट्रांसलोकेट कर रहे हैं केवलादियो से, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी इतना सारा डियर है, तो फिर रिलोकेशन का क्या ज़रूरत है। तो बहुत सिंपल इसके पीछे का इक्वेशन है। इसका इक्वेशन ये है, एक मिनट, इसका इक्वेशन ये है कि अब देखो, चीता अगर वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं या टाइगर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका प्रे क्या होगा, उसका प्रे बेस कुछ चाहिए ना, किसको शिकार करेगा, तो वो डियर को शिकार करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग डियर को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे। अब ये अफ्रीकन टेक्निक क्या है, कौन सा टेक्निक की बात हो रही है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। अच्छा, ये पढ़ लेते पहले, द मूव विल इम्प्रूव प्रे बेस, कहा ना, शिकार जो करना है उसका बेस को बढ़ाएगा, कहाँ, मुकुंदरा और हिल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में है। ओके, तो आगे देख लेते हैं, बोमा टेक्निक इसको कहते हैं, अफ्रीका बोमा टेक्निक। इसमें होता है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल, मैं आपको बता देता हूँ मैं। देखो, ये टॉप व्यू लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फनल्ड रास्ता बनाया जाता है, और यहाँ पे फाइनली एक पिंजरा टाइप का होता है। ओके, ये पिंजरा में क्या करता है सब, कि पिंजरा को चारों तरफ से जो है ना, ये इस तरह से ओपेक बना देता है घास वगैरह दे करके। ओके, तो अब इस घास से, ये घास और ग्रीनरी, इससे क्या हो गया, ये ओपेक हो गया पूरी तरह से। अब इसके ओपेसिटी से क्या होगा, अब जब भी कोई इसके अंदर शिकार डियर जाएगा तो इसी के अंदर रह जाए, और पिंजरा है तो इसको बाद में बंद करके इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो डियर यहाँ पे जो भी एनिमल होता है ना, एनिमल को क्या करते हैं, इसको चेस डाउन करते हैं किसी तरह से हम लोग। तो ये एनिमल आगे भागेगा, भागते भागते अंदर चला जाएगा, गेट बंद कर देंगे, और इसको फिर क्या करेंगे हम लोग, अगर ये तुम्हारा ट्रक है, ठीक है, ट्रक है ये, है ना, तो ट्रक से ये लदा जाएगा, और इसको जहाँ ट्रांसफ़र करना है वहाँ हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फाइन, यही है। अच्छा, अब ये बात है कि इसको केवलादियो में ये सब क्यों कर रहे हैं, तो देख लेते हैं जल्दी जल्दी हम लोग। ल्यूरिंग एनिमल्स इनटू इनक्लोजर बाय चेजिंग देम थ्रू अ फनल लाइक फेंसिंग। देख लो, ये फनल लाइक फेंसिंग, यहाँ पे पूरा फेंस बनाया हुआ है। ओके, और इधर भी फेंसिंग किया हुआ है, तो अब एनिमल के पास कोई रास्ता ही नहीं है, इस फनल में गया तो अंदर ही जाना उसको है। ठीक है, एंड अ ग्रीन नेट टू मेक इट ओपेक फॉर एनिमल्स विच आर हेल्ड देन हर्डेड इनटू अ लार्ज व्हीकल। देखो, लार्ज व्हीकल में हर्ड कर दिया गया है, और अनदर लोकेशन पर ट्रांसफर कर देगा। क्यों इसको ऐसा किया जा रहा है, तो प्रे डिफिशिएंट मुकुंदरा रिजर्व। ठीक है, टाइगर के लिए वहाँ प्रे ही नहीं है, और दूसरा ये रणथंभौर में पिछले साल टाइगर भी मर गया था। देखो यहाँ लिखा हुआ है NTCA कमिटी टू, और देखो इसको करता कौन है, NTCA करता है। ठीक है, प्रपोजल टू शिफ्ट 2 टाइगर फ्रॉम रणथंभौर टू मुकुंदरा। तो रणथंभौर से क्या हुआ, तो पिछले साल 2 टाइगर लेके आए थे, जो कि दोनों मर गया। क्यों मर गया, ठीक है, विच लॉस्ट 2 टाइगर्स एंड 2 कप्स, मतलब सॉरी गलत बोल दिया, रणथंभौर से जो है नेशनल पार्क से हम लोग मुकुंदरा भेजे थे। कमिटी ने ये डिसीजन लिया कि भेजना है। ठीक है, और क्यों भेजना है, क्योंकि 2 टाइगर्स और 2 कप्स जो है 2020 में क्या हुए थे, वो मर गए थे, और अब सिर्फ 8 ईयर ओल्ड एक टाइगर्स बची है। तो वहाँ पे पॉपुलेशन अनसस्टेनेबल हो गया, क्योंकि मेल मेंबर है नहीं वहाँ पे, तो हमें मेल मेंबर भेजना होगा तभी तो टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ेगा। ओके फाइन, और 6 डियर को शिफ्ट किए हैं, अब इससे जो है 6 से 600 होगा, और फिर जो है उसका प्रे बेस बढ़ जाएगा। ओके, अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लें,
गेट रिंकल्स आउट ऑफ साउथ एशियन टेक्सटाइल स्टोरी। अब साउथ एशियन के टेक्सटाइल स्टोरी के पास, साउथ एशिया में हम लोग बेसिकली कौन कौन इकॉनमी की बात करते हैं? इंडिया, बांग्लादेश, ओके, उसके बाद और कौन सा है कंट्री? पाकिस्तान, श्रीलंका। बेसिकली इसी चार के बारे में बात किया है ये आर्टिकल, ओके। भूटान है, नेपाल है, मालदीव्स है, ये सब भी है, बट द थिंग इज कि वो सब इतना प्रोडक्शन नहीं है टेक्सटाइल का उनका जितना अपना, ठीक है। तो अब ये रिंकल्स क्या है? रिंकल्स मतलब चैलेंजेस और धब्बा जो रहा है हमारी इंडस्ट्री का। इसको देखेंगे हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ लें इसका कैप्शन को। इंश्योरिंग गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब पैसा, अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजीज, टेक ट्रांसफर्स एंड R&D एंड री स्किलिंग लेबर, ठीक है, लेबर री स्किलिंग आर की चैलेंजेस। तो इन्होंने क्या बताया, ये जो रिंकल्स है वो क्या क्या है? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, लेबर स्किलिंग चैलेंजेस, ये 3 तरह का चैलेंज है, ठीक है। पहले इन्होंने बताया कि क्या कहाँ कहाँ कौन कंट्री स्टैंड कर रहा है, ठीक है। और इंडिया के साथ क्या प्रॉब्लम है? लेबर, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, इंडियन लेबर कॉस्ट रिजल्ट इन प्रोडक्ट बिकमिंग 20% मोर एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इंडिया के साथ सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम है? उसका लेबर प्रॉब्लम है। स्टैंडिंग कंट्रीज, बांग्लादेश आज हमसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है वर्ल्ड मार्केट में, पाकिस्तान कॉटन पे डिपेंडेंट है, और इंडिया का जो है, इंडिया अभी भी जो है ये क्या बोलते हैं ये उसको, हाँ, मतलब कि सिंथेटिक फाइबर्स को अभी भी हम लोग जो है, मैन मेड फाइबर्स अभी भी हमारा फैक्ट्री नहीं उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करता, ठीक है। इन लीप अहेड एंड द हर्डल्स, अब क्या क्या है देखो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने वाला। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का प्रीमाइसेस क्या है? फोर्थ IR 4.0 इसको कहते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, इंटीग्रेटेड टेक पे चलेगा ये, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें आएंगी, रोबोटिक्स, ओके। और फिर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब की बातें हो रही है इसमें अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसके अब देखो, जैसे ही मशीन आएगा तो उसके चलते क्या होगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा मशीन के आने से कि जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है वो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बेसिक काम होता है उसके लिए तो ह्यूमंस का रिप्लेसमेंट मशीन हो गया, ठीक है। जैसे कि बेसिक तुम्हारा हो गया, सपोज दैट स्टील आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। हाँ, तो इसमें मान लो इसको बार बेंडिंग करना है, बार बेंडिंग मतलब छड़ मोड़ना है, ठीक है। तो कैसे मोड़े? पहले कैसे होता था? इनिशियली ह्यूमन रिसोर्स यूज़ होता था, अब क्या हो रहा है? रोबोट्स यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ होगा। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स पहले बार बेंडिंग में हो रहा था, अब तो ये क्या हो गया? ये जॉबलेस हो गया। तो इसको अब री स्किलिंग का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि अब जो नया जॉब क्रिएट होगा इस क्षेत्र में उसके लिए स्किल्स नहीं प्रॉपर है ना। तो वो री स्किलिंग कैसे करना है, इस पर भी बात किया है आर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। फोर्थ IR का क्या प्रॉब्लम आएगा? स्किल मिसमैच का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, जिसके चलते जॉब लॉस होने का खतरा रहेगा। यहाँ पढ़ लेते, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंटिसिपेट्स चैलेंजेस ऑफ जॉब लॉसेज एंड डिसरप्शन, inequality and political instability, concentration of market power by global giants and more vulnerability to cyber attack। ये तो दिख ही रहा है, साइबर अटैक हर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में कवर होता है कि आज यहाँ हो गया, आज वहाँ हो गया, ठीक है। ये देख लेते हैं ये वाला पॉइंट को। जॉब लॉसेस समझिएगा क्यों होगा, क्यों, एंड डिसरप्शन, स्किल मिसमैच के चलते, इनइक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट पावर बाय ग्लोबल जायंट्स, और राइज ऑफ सोशल मीडिया के चलते इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? देखो, सोशल मीडिया का दो एस्पेक्ट है, ठीक है। एक कैंपेनिंग में, और क्यों ये कैंपेनिंग क्यों है? क्योंकि इसका रीच बहुत ज़्यादा है, रीच, इसका एक्सेस ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा नैरेटिव में, इसमें भी वही है, रीच बहुत ज़्यादा। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो है आपका पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लाया जा सकता है, ठीक है। झूठ फैला दिया कि ये गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऑन पेपर कुछ और है, पोर्ट्रे किया कुछ और जा रहा है, रोजी पिक्चर पोर्ट्रे कर दिया गया, जबकि बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है सोसाइटी में फिर भी, ठीक है। और एक इसका और इम्पॉर्टेंट है, इससे इन दोनों के चलते क्या होता है? ब्रेन वॉशिंग का फिनोमिना नज़र आने लगा, ठीक है, कि आदमी एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स लेने लगे हैं, और विदाउट एनी क्रेडिबल सोर्स behind it, ठीक है, कि XYZ party is very good party and ABC party is the worst party. These kind of extreme decisions, extreme things are not good in democracy. Democracy thrives on what? Dialogues and mutual respect for each other's rights, ठीक है ना। तो इस पे चलता है डेमोक्रेसी, ना कि एक्सट्रीम व्यू पॉइंट्स पे। आगे बढ़ते हैं। ऑटो यहाँ लिखा हुआ भी है, जॉब क्रिएशन इन वेक ऑफ इंक्रीज ऑटोमेशन मुश्किल होगा। उसके बाद वही सब है, प्राइमरी अफेक्टिंग लो स्किल वर्कफोर्स ऑब्वियसली, और तो ऑब्सोलीट हो जाएगा उनका जॉब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन इन एरिया सच एज डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्शन आर की इन ऑर्डर टू स्टे अहेड, ठीक है। तो अगर इंडिया को स्टे अहेड करना है तो ये 3 चीज़, डिजिटाइजेशन,
ऑटोमेशन इन एरिया सच एज डिज़ाइन, प्रोटोटाइपिंग एंड प्रोडक्शन आर की टू स्टे। अगर एपरल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये उसको हम डिजिटलाइजेशन कर दें, उसमें ऑटोमेशन ले आए, मतलब कि जो स्विंग मशीन के लिए ह्यूमन को यूज़ कर रहे थे अब उस स्विंग मशीन को रोबोट्स करें और उस पूरे रोबोटिक सिस्टम को भी ह्यूमन चलाएं। ठीक है, प्रोटोटाइपिंग पहले हम प्रोटोटाइप पे टेस्ट करें, वो प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो जाए तभी हम उसको मास प्रोडक्शन में डालें, एंड फिर प्रोटोटाइपिंग अगर सक्सेसफुल हो गया तो फिर मास प्रोडक्शन तो होगा ही। ठीक है, क्विक ट्रांसपोर्टेशन, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन हर एज में इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबको सामान जल्दी चाहिए। ठीक है, क्विक ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स इंपॉर्टेंट इन कॉस्टिंग कंट्रोल। अब जितना देर तक ट्रांसपोर्टेशन होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगा, तो कॉस्टिंग कंट्रोल भी क्विक ट्रांसपोर्टेशन करता है। सस्टेनेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बांग्लादेश क्या किया, रेडीमेड गारमेंट्स इनिशिएटेड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस टू हेल्प कंजर्व एनर्जी, वाटर एंड रिसोर्सेज। समझ गए। इसके अलावा देखो इंडिया में 17 से 20% वाटर पॉल्यूशन हो रहा है एपरल इंडस्ट्री के चलते, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के चलते। लेकिन अब इंडिया क्या कर रहा है, इनपुट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। इनपुट मैनेजमेंट से क्या होगा कि हम लोग इनपुट ही इतना अच्छे से मैनेज करेंगे कि आउटपुट में जो है कोई पॉल्यूशन कम से कम रहे पॉल्यूशन। और इसके लिए क्या क्या कर रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रैक्टिसेस सच एज रीजनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सर्कुलरिटी आर बीइंग अडॉप्टेड। सर्कुलरिटी का मतलब सर्कुलर इकोनॉमी इज बीइंग अडॉप्टेड। 2-3-4 बार हम लोग सर्कुलर इकोनॉमी का टर्म यूज़ कर रहे हैं, बार बार मैंने और भी वीडियोज़ में बताया, आप उसे देख लें अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में अभी तक समझ में नहीं आया तो। ठीक है, टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिडक्शन इन इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव, मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एस्टैब्लिशिंग गुड ट्रेड रिलेशंस आर सम ऑफ द फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट द इंडस्ट्री नीड्स फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से क्या चाहिए, टैक्स कम ले, है ना, और जो है जो इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजीज़ है उसमें रिडक्शन करवा दे, रिडक्शन से इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी हो जाए, एक्सेसिबल फाइनेंशियल इंसेंटिव्स जो है पैसा क्रेडिट ईजिली अवेलेबल हो और इंसेंटिवाइज भी किया जाए उसे किसी तरह से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे ताकि ट्रेड फ्लरिश करे और इंटरनेशनल रिलेशन ठीक रहे ताकि हम नए मार्केट्स को कैप्चर कर सकें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है लेबर लीड। अब देखो लेबर की चीप लेबर की अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबल लेबर की अवेलेबिलिटी ने बांग्लादेश को इतना आगे लेके गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम, और इंडिया में इसका एक क्लासिक एग्जांपल हम देते हैं तुमको। एक एग्जांपल है आपका बांग्लादेश का मॉडल और इंडिया में एक एग्जांपल है केरला मॉडल। केरला मॉडल में लेबर इतना ज़्यादा महंगा है, ठीक है, कि वहाँ पे लोग लेबर यूज़ नहीं करते और वहाँ पे कॉन्सेप्ट है नोकू कुल्ली का, जहाँ पे अगर कुली को आपने बुला लिया तो चाहे वो काम करे या ना करे आपको उसको पैसा देना होगा, और नहीं भी बुलाया और वो आके खड़ा भी हो गया कुछ दूर पे तब भी आपको पैसा देना होगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेबर यूनियन से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया पोटेंशियल लाइज इन इट्स रिसोर्सेज। इंडिया के पास बहुत चीप लेबर है अभी, ठीक है, लेकिन लेबर का अब स्किल मिसमैच का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम लोग को करना होगा, स्किल मैचिंग करवाना होगा। और सब वही सब चीज़ दिया हुआ है, इसमें कुछ खास है नहीं। बाकी वे आउट, मैप आउट, इन वे फॉरवर्ड क्या दिया है, कॉटन प्रोडक्ट डिपेंडेंसी एंड फोकस ऑन ओनली मेजर एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन में डिमिनिश द मार्केट स्कोप। ठीक है, सिर्फ कॉटन प्रोडक्ट मतलब सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी रखेंगे और सिर्फ मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस पे फोकस करेंगे तो वो ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन नहीं ना हुआ। डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा तो हमारा मार्जिन को रिड्यूस करेगा। अगला लाइन लिखा भी है, देखिए, डाइवर्सिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी द प्रोडक्ट बास्केट एंड क्लाइंट बेस आर टू बी नोटेड। टेक्नोलॉजी मतलब हम सिर्फ कॉटन नहीं प्रोड्यूस करेंगे, हम सिंथेटिक फाइबर से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, कॉटन भी सिर्फ एक तरह से प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उसको अलग अलग तरीका से कॉटन का ये प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट बास्केट। अब जैसे कि मैंने बोला, हम सिर्फ कॉटन के एप्रल्स नहीं बनाएंगे, हम नायलॉन के भी एप्रल्स बनाएंगे, हम पॉलिस्टर का भी एप्रल्स बनाएंगे और इस तरह से अलग अलग टाइप के एप्रल्स बनाएंगे। हम कोई ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एप्रल सिर्फ पहनने के लिए ही या नॉर्मल बेडशीट और ये सब के यूज़ के लिए बनाए, हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स बना सकते हैं, बहुत इसमें स्कोप है। ठीक है, उसके बाद जो है क्लाइंट बेस, मतलब बहुत और भी मार्केट्स हमें कैप्चर करना होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। उसका अडेप्टेबिलिटी इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ मैन मेड टेक्सटाइल अदर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली हमने ये बात डिस्कस कर ली है। न्यूअर अप्रोचेज इन द एरियाज ऑफ कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एक्सेट्रा आर इनएविटेबल चेंजेस इन स्टोर फॉर साउथ एशिया टू सस्टेन ग्रो बिजनेस। ठीक है, ये सब और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो क्या है, कंप्लायंस, न्यूअर अप्रोच इन एरियाज ऑफ कंप्लायंस, ट्रांसपेरेंसी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सस्टेनेबल प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ओके फाइन, उसके बाद कर लेते हैं रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ लेबर फोर्स शुड बी ए प्रायोरिटी फॉर द रीजन। ऑब्वियसली ये तो मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ और इसके लिए भारत क्या कर रहे हैं, भारत ने इसके लिए क्या किया है, इसके लिए इंडिया मिशन चल रहा है हमारा।
ओके, उसके बाद फाइनली देयर इज अ नीड टू फॉर गवर्नमेंट प्रोडक्टिव सपोर्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल, लिक्विडिटी एंड इंसेंटिवाइजेशन। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का सपोर्ट हमें चाहिए, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए चाहिए, लिक्विडिटी, सही से मार्केट में आपको जो है पैसा रहे, क्रेडिट का व्यवस्था रहे, और इंसेंटिव्स भी मिले कि टैक्सेशन में इंसेंटिव कुछ दे दिया, ये सब मिल गया तो उससे फायदा होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग चीताज इन इंडिया। अब देखो, हमारा सबको पता है कि इंडियन चीता जो एशियन चीता इंडिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोग इंट्रोड्यूस करें चीता को, और कहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, री इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पूनो पालपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और इसके साथ क्या है इशू, अफ्रीकन चीता इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या थ्राइव कर पाएंगे, क्या इस कंडीशन को वो सही से रह पाएंगे, इसमें ये सब भी क्वेश्चन आ रहे हैं सामने उठ के। तो हम लोग इसका जिस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जिस्ट से ही ये आर्टिकल पूरा समझ में आ जाएगा। आर्टिकल में बस जिस्ट को एक्सप्लेन किया है। हिस्टोरिकली एशियन चीताज हैज अ वेरी वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ठीक है, वो इंडिया में जो है ना एशियन चीताज जो है तमिल ये केरला से लेकर के पंजाब तक पाया गया, ठीक है, ये पूरा एरिया रहा है हिस्टोरिकली एशियन चीताज का, यहाँ तक ऑलमोस्ट। तो बहुत बड़ा एरिया में एशियन चीताज जो है पाए गए, ठीक है। There are authentic reports of their occurrence as far as north of Punjab and to Tirunelveli district in Tamil Nadu. The cheetah habitat was also diverse, favoring more open habitat, scrub, forest, dry grassland, savanna and other arid and semi-arid open space. ठीक है, उसका सेकंड पार्ट देख ले। The consistent and widespread capture of cheetah from wild over centuries, its reduced level of genetic heterogeneity। यही होता है जब आप बहुत सारा किसी भी एनिमल को आप शिकार हो जाता है उसका, तो उसका क्या होता है, उसका जेनेटिकल हेट्रोजेनिटी जो है ना, ये जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर जाता है। उसके चलते क्या होता है, उसके चलते रिड्यूस फिकंडिटी हो जाता है और हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी हो जाता है वाइल्ड में, ठीक है। तो पहले तो ये जो फीमेल होगी वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी, और प्रोड्यूस करेगी भी तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी का शिकार हो जाएगा बच्चा। क्यों वो कब इन्फेंट मोर्टेलिटी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उसके जो जेनेटिक हेट्रोजेनिटी उसे मिलनी चाहिए थी अपने दोनों पेरेंट्स से, वो उसे नहीं मिल पाती है, ठीक है। ओके, इनएबिलिटी टू ब्रीड इन कैप्टिविटी में ब्रीड नहीं कर पाता है। स्पोर्ट हंटिंग एंड बाउंटी किलिंग्स आर मेजर रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ एशियाटिक चीता इन इंडिया। स्पोर्ट्स हंटिंग के शिकार पे जाते थे पहले लोग, तो वो स्पोर्ट्स हंटिंग हो गया। बाउंटी किलिंग, तो जैसे कि कोई चीता पागल हो गया या उसका शिकार करके बेचने के लिए उसका सामान को, ये सब जो है क्या करते थे, बाउंटी किलिंग्स भी करते थे। द मेन गोल ऑफ चीता एक्शन प्लान इज टू मेक चीता परफॉर्म इट्स फंक्शनल रोल एज टॉप प्रेडेटर। हमें पता है कि चीता क्या एक टॉप प्रेडेटर है, तो उसको क्यों हम लोग वापस ला रहे हैं, ताकि वो इंडिया में अपना जो उसका फंक्शन है टॉप प्रेडेटर का वो अपना कर सके। एंड टू यूज द चीता टू रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट एंड सवाना सिस्टम। अब चीता आएगा तो उसके चलते हमें फॉरेस्ट और सवाना सिस्टम भी बनाना पड़ेगा इंडिया में, तभी तो उसका इकोसिस्टम तैयार करेंगे, तभी तो चीता वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकेगा। तो इसी बहाने क्या होगा, इसी बहाने हम लोग फॉरेस्ट और सवाना इकोसिस्टम तैयार कर लेंगे। बोथ ऑफ विच आर ऑलरेडी बीइंग डन बाई एक्सटेंट स्पीशीज लाइक एशियाटिक लायन एंड लेपर्ड। और ये चीज़ हम लोग ये दोनों चीज़ किसके लिए कर रहे हैं अभी, मतलब कि ये वाला रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट एंड सवाना सिस्टम अभी हम लोग किसके लिए, एशियाटिक लायन और लेपर्ड के लिए ऑलरेडी कर रहे हैं, चीता के लिए करना है सिर्फ, तो इससे हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या है, इसके चैलेंजेस देख लें, ठीक है। चैलेंजेस सिंपल ही है, देख लेते हैं। गिवन ऑल द चैलेंजेस स्पेशली लैक ऑफ एक्सटेंसिव एरिया इन एक्सटेंडिंग इन 100 इफ नॉट 1000 ऑफ किलोमीटर विद सफिशिएंट डेंसिटी ऑफ सूटेबल प्ले। तो प्रॉब्लम क्या है, अब छोटे से एरिया में उसको जाके रख दी, तो ऐसे कैसे वो होगा। चीता वाइल्ड का एनिमल है या कोई भी वाइल्ड एनिमल है जो कि बहुत बड़े एरिया में रहा है, तो अगल बगल जो इसका बफर जोन है वो भी बहुत बड़ा चाहिए, ठीक है। और दूसरा उसमें प्रे भी होना चाहिए, वो खाली छोड़ दोगे उसको तो उसमें कहाँ से चीता जिएगा, उसे खाने का कुछ नहीं रहेगा तब। इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट अफ्रीकन चीता would ever establish themselves in India as a true wild and self-perpetuating population, ठीक है। इस कारणवश से कि प्रे नहीं रहता और जो है अगल बगल जो है सफिशिएंट स्पेसेस को अवेलेबल नहीं है, ओके, डेंसिटी ऑफ सूटेबल प्रे भी नहीं है, और 1000 ऑफ स्क्वायर स्पेशली लैक ऑफ एक्सटेंसिव एरियाज, ठीक है। ये दोनों नहीं होने के चलते बहुत चांस कि अफ्रीकन चीता यहाँ पे सेटल नहीं होगा। लाइकली अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इनिशिएटिव विल बी डाइवर्जन ऑफ स्केयर्स कंजर्वेशन रिसोर्स। देखो हमारे पास कंजर्वेशन रिसोर्सेज ऑलरेडी बहुत स्केयर्स है। क्यों स्केयर्स है इंडिया में कंजर्वेशन रिसोर्स, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जो है ऑलरेडी, हम लोग डेवलपिंग कंट्री, हमारे पास सोशल सेक्टर पे भी हमें बहुत स्पेंड करना होता है, तो हम लोग सिर्फ कंजर्वेशन की तरफ सारा रिसोर्स को ये नहीं भेज सकते, ठीक है ना। तो इसके चलते स्केयर्स होता है कंजर्वेशन रिसोर्सेज। डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम रियल कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एंड फर्दर डिले इन ट्रांसलोकेशन ऑफ लायंस टू पुनो। इनका कहना है कि देखो पुनो पालपुर में ना लायंस को भी रिलोकेट करना था, जिससे गुजरात गवर्नमेंट ने उस समय पहले मना कर दिया था, ये कहा कि लायंस आर द प्राइड ऑफ गुजरात, इसीलिए गुजरात से बाहर नहीं जाएगा, ओके। तो ये रियल प्रायोरिटी क्या है, लेकिन वहाँ पे कूनो में लायंस को लाना, क्यों रियल प्रायोरिटी है लायंस को लाना, क्योंकि एशियाटिक लायंस जो है गिर फॉरेस्ट एरिया में गुजरात में सिमट के रखे, तो उनका भी जेनेटिकल हेट्रोजेनिटी खत्म होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ पे लेके आएगा, तो यहाँ पे फिर नया
ये नया पेयर मिलेगा, नया पार्टनर्स मिलेगा, तो ज़्यादा जेनेटिक हेट्रोजिनिटी रहेगा। और वहाँ से यहाँ लाने से एक और फ़ायदा जो होगा क्या कि अगर गिर रीजन में कभी कल को कोई प्रॉब्लम आता है या फिर किसी कारणवश किसी पैंडमिक के कारण शेर सारे मर जाते हैं या बहुत हैवी लॉस होता है पॉपुलेशन का, फिर भी एक पॉपुलेशन इस साइड पुनपालपुर में अवेलेबल रहेगा ताकि पूरी तरह से लॉस ना हो। ठीक है, तो यही चीज़ है इसका, एक बार पढ़ लें आप अगर आपको लगता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिले तो। ठीक है, लेकिन यही है जो है, इतना ही है। ठीक है, क्वाड हैज़ एक्सेप्टेड इंडिया स्टैंड। क्वाड में है कौन कौन भाई? इंडिया है, यूएसए है, चाइना, सॉरी नॉट चाइना, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो ये सब ये तीनों कंट्री इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमारे स्टैंड को लेकर के रशिया के खिलाफ, रशिया के प्रति। ठीक है, लेकिन इंडिया से तीनों के तीनों जो है ट्रेड करने में को उत्साहित है। देखिए इंडिया के साथ यूएसए क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज सेलिंग ऑफ ऑयल टू इंडिया। ओके, ये बोल रहा है ऑलमोस्ट 11% कर देगा, अभी 8% है, अभी 8 से 11% कर देगा। जापान अभी कल परसों ही डील करके गया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया किया है रिसेंट, मतलब रिसेंट क्या, पर कल ही तो आया था पेपर में। ठीक है, और तीसरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी क्या चाहता है यहाँ पढ़ लेते हैं। अर्ली हार्वेस्ट ट्रेड डील बाई एंड ऑफ मार्च। इसे भी क्या चाहिए? ट्रेड डील चाहिए, वो भी अर्ली हार्वेस्ट का ट्रेड डील, अर्ली हार्वेस्टिंग ट्रेड डील चाहिए, मतलब तुरंत हो जाए। अब देखो तीनों के अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट है, इसीलिए तीनों ने इंडिया का बात मान, इंडिया का स्टांस को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत सिंपल बात है, ट्रेड रिलेशंस है जो कि डिक्टेट करता है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल टर्म्स को, एक दूसरे का कंट्री कैसे रहेगा, एक दूसरे के साथ कंट्री किस तरह से रहेगा। ओके, यही इसमें पूरा है। भले ही ये सब मॉरल ग्राउंड पे कुछ भी बोले, इथिकल ग्राउंड पे कुछ भी बोले, 10 तरह की बातें बोले, लेकिन सबको अपना सामान बेचना, और इंडिया एक मार्केट है तो इंडिया सामान खरीदेगा, तो जिससे खरीदेगा तो उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा इंडिया को। तो यही पूरा चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा जो भी है वो सब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, ये रोकथाम होता है, उसको कवर अप होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस में एग्जिस्ट, बट मोर और लेस ये कवर अप ही होता है, जो बाकी बात सब लोग बनाता है। ओके, अब अगला न्यूज़ देख ले, ये रहा, इंडिया होप्स टू पुट डाउन रूट्स इन आर्कटिक। अब ये क्या है भाई, आर्कटिक का क्या सीन है? देखो होता क्या है ना कि ये अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्कटिक है, यहाँ पे अंटार्कटिक है। ठीक है, तो ये पूरा बर्फ से है, बर्फ है, और बर्फ होने के कारण क्या होता है? बर्फ होने के कारण यहाँ का इकोसिस्टम एक अलग इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो तुम्हारा फिजिकल इंटरैक्शंस होगा, फिजिकल इंटरैक्शंस ऑफ स्पेस पार्टिकल, ठीक है, ये डिफरेंट होगा। प्लस जो तुम्हारा अंडर वाटर एक्सपेरिमेंट यहाँ अलग कंडीशंस में हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ठंडा पानी होता है। ठीक है, तो इन सब कारणों के चलते ये यूनिक इकोसिस्टम, और यहाँ पे यूनिक होने के चलते इसका बहुत फ़ायदा होता है इंडिया रिसर्चर्स को। यहाँ पे अलग ही स्कोप मिल जाता है यहाँ पे करने का, क्योंकि एक बहुत ही नया टाइप का इकोसिस्टम है। तो जब नया टाइप का इकोसिस्टम होगा तो हो सकता है रिजल्ट वेरी करे, जो आमतौर पे नहीं करते हैं इक्वेटर पे या ट्रॉपिक्स में। ठीक है, तो इसी कारण तो इंडिया आर्कटिक में क्या रखा है? हिमाद्री स्टेशन का नाम है। ठीक है, स्टेशन, यहाँ पे क्या है, हमारे साइंटिस्ट रहते हैं, वो सब बैठ के एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ नया पता लगाने की कोशिश करते हैं। और ये कहाँ पे है? ये नॉर्वे का एक आइलैंड है। ठीक है, स्लावबार्ड, SVALBARD। ठीक है, नॉर्वेजियन आर्चिपेलागो है, उसी में रहते हैं। ठीक है, यही सब है। अब हम लोग को चाहिए कि हम एक आध दो और स्टेशन खोल दें यहाँ पे, ताकि और बेहतर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हम लोग बढ़ावा दे सके। और इसी के साथ आज का न्यूज़पेपर का एनालिसिस समाप्त होता है। आज ज़्यादा बड़ा न्यूज़पेपर था नहीं, ठीक है, नहीं, इसीलिए आज जल्दी समाप्त हो गया। ओके, सो फ्रेंड्स, आई रियली होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे एक थम्स अप दें, साथ ही इसे अपने दोस्तों एवं परिवार में शेयर करें। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तुरंत से भी पहले दबा दें, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। आप अपने सजेशन को कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, सबकी केयर करें और मन लगाकर पढ़ते रहें। जय हिंद।